बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ ट्रूथ यानी आधा सच के साथ मैं हूं शाहिद रेद। नाजरीन, आज जिस खबर पर हम बात करेंगे वो रेत के टीले यानी रेकोडिक। अगर रेकोडिक का हम नाम लेते हैं तो फिर ये रेत का टीला अपने लफ्जी मायनों से नहीं रहता, ये सोने का पहाड़ बन जाता है। जी हाँ, रेकोडिक जिसे हम रेत के टीले के लफ्जी मायने के नाम से जानते हैं, उसे अब सोने का पहाड़ कह सकते हैं, क्योंकि वहां पर सोने की एक्सप्लोरेशन के बाद अब माइनिंग का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। लेकिन इस प्रोजेक्ट के हवाले से, इस प्रोजेक्ट के माजी के हवाले से बहुत सी चीज़ें हैं। इस प्रोजेक्ट के मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बहुत सी ऐसी बातें हैं जो करने की ज़रूरत है, हकायक को सामने रख के बात करने की ज़रूरत है। रेकोडेक 90s के एरा में तकरीबन पहली मरतबा एक ऑस्ट्रेलियन फर्म के साथ गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के बीडीए ने एक एग्रीमेंट किया, और उस एग्रीमेंट के बाद एक खामोशी छा गई। फिर तकरीबन जब शौकत अजीज़ प्राइम मिनिस्टर थे और जाम यूसुफ बलूचिस्तान में वज़ीर आला थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 2002 से 2007 वाला जो टर्म था, उस ज़माने में एक बार फिर बलूचिस्तान सूबाई असम्बली में रेकोडिक की आवाज़ सुनाई दी और एक गहमा गहमी के साथ कुछ माइनिंग रूल्स रिलैक्स किए गए और एक नई कंपनी को शेयर्स ट्रांसफ़र हुए ऑस्ट्रेलियन कंपनी से, और एक नई कंपनी वजूद में आई, तिहान कॉपर कंपनी। इसके बाद लगा कि पाकिस्तान में इकोनॉमिकल और बलूचिस्तान में इकोनॉमिकल बूस्ट आएगा, और उसके उस वक्त के मुआहदे के तहत बलूचिस्तान का हिस्सा उसमें 25% था, और वो भी उसे अपनी शेयर्स खरीदने थे उस 25% में, और उसके अलावा 75% जो है तिहान कॉपर कंपनी नामी जो कंसोर्शियम था उसे जाने थे। अचानक 2008 में जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई और नवाब असलम रईसानी चीफ मिनिस्टर बने, तो एक मरतबा उन्होंने इस केस को दोबारा सुप्रीम कोर्ट में ले जाने का फैसला किया। मौलवी अब्दुल्ला की एक पुरानी पटिशन चूंकि सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थी, उसे मर्ज करते हुए एक केस टेकअप किया गया। उस जमाने की जो हमारी जुडिशल एक्टिविज्म वाली अदलिया थी, इफ्तिखार चौधरी के सोमोटो वाली अदलिया, उन्होंने एक सोमोटो भी इस मामले पर लिया था। डॉक्टर समर मुबारक मंद भी वहां पर अपनी दुकान लेकर पहुंचे थे। तो इसके नतीजे में एक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने बलूचिस्तान सूबाई काबीना का जो फैसला था उसे वैलिडेशन दी, और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के ने वैलिडेशन दी, सूबाई काबीना ने बड़े तम तराक से इस मुआहदे को ख़त्म किया, और इसके नतीजे में एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन की कोर्ट में गई तिहान कॉपर कंपनी, और वहां पर कोई 10-11 साल ये मामला चलता रहा। 2008 वाला जो टेन्योर था पीपल्स पार्टी का, उसके बाद ये केस 2022 तक अदालतों में घूमता रहा। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन की तो दो फोरम्स थे जहां पर तिहान कॉपर कंपनी गई थी आलमी तौर पर। एक फोरम पर $6 अरब का पाकिस्तान को फाइन हुआ, और दूसरे तौर पर मुमकिन दूसरे फोरम पर $8 अरब का फाइन होने के इम्कानात नजर आ रहे थे। इस सारे केस में जब मैंने जिन भी माहिरीन से बात की, खासकर कानूनी माहिरीन से, तो अहमर बिलाल सूफ़ी ने एक बहुत अहम बात बताई थी। उन्होंने कहा अगर रेकोडेक का ये मंसूबा हुकूमत बलूचिस्तान ने ख़त्म भी करना था, तो उसे अपने बनाए हुए जो रूल्स एंड प्रोसीजर्स थे उसे फॉलो करना था। उसे इस कंपनी को 2 से 3 नोटिस देने थे, उसकी हेयरिंग्स करनी थी, उसके बाद जाके अगर इस मुआहदे को ख़त्म करते तो फिर ये कानूनी तरीक़ाकार होता। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले और उसके बाद सूबाई काबीना ने एक आलमी मुआहदे को उड़ा कर रख दिया, जिसके नतीजे में इंटरनेशनल कोर्ट में अमर बिलाल सूफ़ी ये समझते थे कि पाकिस्तान को स्पेस नहीं मिलता था, और यही वो बुनियाद बना जो पाकिस्तान को डैमेजेस लगे। $6 अरब और $8 अरब का एक और मुमकिन डैमेज आना था 6 अरब के बाद। पाकिस्तान की इकॉनमी और बलूचिस्तान की इकॉनमी इस सूरत हाल में नहीं थी कि इन चीज़ों को पे बैक कर सकती, $14 अरब दे सकती। तो उसके लिए पाकिस्तान के पास हमेशा से इस सिलसिले में दो साबिक वज़राए आला से जो मेरी बात हुई, डॉक्टर मालिक और जाम कमाल, दोनों का ये मौक़िफ़ था कि रेकोडेक का एक ही सोल्यूशन नज़र आता है, क्योंकि दूसरा सोल्यूशन हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम $14 अरब का फ़ाइन दें और उसके बाद लिटिगेशन को ख़त्म करें। तो एक ही सोल्यूशन है, दैट इज़ आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। और जाम कमाल ने ही मुझे बताया था कि शाहिद खाकान अब्बासी के दौर में एक डील बिल्कुल नियर टू, जिसे कहते हैं, एंड पहुंच चुकी थी और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होने वाली थी, लेकिन कुछ अंदरूनी मामलात की वजह से, पाकिस्तान के जो सियासी हालात थे उनकी वजह से वो डील नहीं हो सकी। उसके बाद जाम कमाल जब वज़ीर आला बने, तो उस ज़माने में भी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ में हुकूमत थी, एक बार फिर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए काम शुरू हुआ, और बिल आखिर चंद माह कबल बैरक गोल्ड नामी कंपनी ने इसको दोबारा से रीनिगोशिएट किया गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के साथ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ। लेकिन ये बज़ाहिर हमारे सामने गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के फेसेस हैं, लेकिन इस आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए आर्म फोर्सेस का जो रोल है वो FATF की तरह इंतहाई अहम है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा और उनकी टीम ने
इस आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट को एक लास्ट स्टेज तक लाने में एक अहम रोल प्ले किया। और न सिर्फ अहम रोल प्ले किया बल्कि जो बलूचिस्तान का शेयर 25% पिछले मुआहदे के तहत इन्वेस्टमेंट की सूरत में बलूचिस्तान को मिलना था, वो उसके अलावा था, उसको ख़त्म करवाया कि अब वो इन्वेस्टमेंट के ज़रिए नहीं बल्कि बराह रास्त बलूचिस्तान का शेयर 25% होगा। उसके अलावा दीगर जो टैक्सेस और रॉयल्टी की मदात हैं, उन मदात में भी बलूचिस्तान को जो रिलीफ मिलेगा तो बलूचिस्तान का शेयर तकरीबन कोई 38% को टच करेगा, 35 और 38 को, जो चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान का भी ये दावा है। और बाकी जो 25% है उसकी वफाकी एक कंसोर्शियम है, फेडरल गवर्नमेंट का बनाया हुआ, वो उसमें शेयर होल्डर है, और बाकी जो 50% रिमेनिंग है उसमें बैरिक गोल्ड शेयर होल्डर है। इसके अलावा CSR की मद में भी बलूचिस्तान को बहुत कुछ मिलना है। इस सारे मुआहदे से कबल बलूचिस्तान सूबाई असम्बली में एक इन कैमरा ब्रीफिंग हुई जहां हुकूमत और अपोजिशन दोनों को बाकायदा तमाम पॉइंट्स, एक एक सवाल का जवाब, एक एक रुकन के तहफ़्फ़ुज़ात का जवाब ब्रीफिंग देने वालों ने दिया और उन्हें बताया कि आउट ऑफ कोर्ट जो सेटलमेंट होने जा रही है, जिसके तहत नया मुआहदा होने जा रहा है, वो क्या है, उसके क्या लवाजमात हैं, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स पाकिस्तान ने लेने हैं, क्या क्या स्टेप्स बैरिक गोल्ड ने लेने हैं। हम इस मुआहदे को कितना अहम समझते हैं, ये मुआहदा पाकिस्तान और बलूचिस्तान की इकॉनमी का लाइफलाइन प्रोजेक्ट है, लेकिन इसके साथ हुकूमत बमाए अपोजिशन दोनों ने हर वो खिलवाड़ किया जो वो कर सकते थे। 2021 में जब ये रीनिगोशिएट हो रहा था, 2021 के आखिरी दिनों में, इब्तदाई दिनों में, हुकूमत ने आते ही इसी इलाके में एक ML जारी कर दिया। जैसे ही वो पॉइंट आउट हुआ, उस ML को, ML से मेरी मुराद माइनिंग लाइसेंस है, माइनिंग लाइसेंस को स्टॉप किया गया, अबेंडन किया गया, उसको कैंसिल किया गया। ये कोशिश चंद हुकूमती शख्सियात ने आने वाले दिनों में इस प्रोजेक्ट से फ़ायदा हासिल करने के लिए की थी, जिसे नाकाम बनाया गया। ये तो अटेम्प्ट था हुकूमत की जानिब से। अपोजिशन की जानिब से चंद रोज़ कबल असम्बली में वाविला किया गया, शोर मचाया गया कि जी ये 18वीं आईनी तरमीम पर हमला है। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है जब कानून साजों को ये इल्म ना हो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और करारदाद में कितना फ़र्क होता है, क्योंकि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए बिल सूबाई असम्बली में नहीं आता, कौमी असम्बली में आता है, और उसके लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है। कभी भी कोई भी आईनी तरमीम जो है वो सिंगल मेजोरिटी के साथ नहीं की जा सकती। कौमी असम्बली हो, सूबाई असम्बली हो या सैनेट हो, वहाँ पर नॉर्मल करारदाद जो है वो मंजूर की जा सकती है, किसी नॉर्मल बिल को लाया जा सकता है सिंगल मेजोरिटी के साथ। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जैसा कि हमारी अपोजिशन इस करारदाद को जो कि रेकोडेक के हवाले से पेश हुई है, कौम परस्त और मजहब परस्त जो अपोजिशन है, वो उसे 18वीं आईनी तरमीम पर हमला करार दे रही है। लेकिन 18वीं आईनी तरमीम की खालिक जमात पीपल्स पार्टी ने अपने अराकीन को हुक्म दिया हुआ है कि वो कौमी असम्बली में अपनी प्रेजेंस बरकरार रखें और इस बिल के को भरपूर अंदाज में सपोर्ट करें और इसको वोट करें, क्योंकि इस वक्त रेकोडेक के साथ किसी भी किस्म का खिलवाड़ वो पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ एक और खिलवाड़ करने के बराबर होगा। और हैरानकुन तौर पर मरकज़ की हुकूमत की इत्तेहादी जमातें, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, मेंगल और जमीयत उलमा इस्लाम, बलूचिस्तान सूबाई असम्बली में उनका जो रवैया है वो मरकज़ से मुख्तलिफ है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में कौमी असम्बली में BNP मेंगल क्या रवैया इख्तियार करती है, जमीयत उलमा इस्लाम क्या रवैया इख्तियार करती है, क्योंकि दोनों की प्रेजेंस सैनेट में मौजूद है। और आज सैनेट में जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये बिल मंजूर हो चुका है। इसकी मुखालफत किसने कितनी की अभी तक, PTI क्योंकि उस वक्त अपने सेनेटर आजम स्वाति के लिए एहतजाज कर रही थी, तो उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ ताहाल मुझे नज़र नहीं आई कि वहाँ पर BNP मेंगल या जमीयत उलमा इस्लाम ने उसे अपोज किया हो। तो इस्लामाबाद में हमारे रवैये कुछ और, बलूचिस्तान और क्वेटा में हमारे रवैये कुछ और। तो कहते हैं सियासत धंधा है पर गंदा है ये। अगले व्लॉग तक मुझे शाहिद रिंद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।